नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। आज एक सवाल है, आपको आप हमारे इस वीडियो के थंबनेल पे दिखाई पड़ रहा होगा, विषय में दिखाई पड़ रहा होगा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की याद आती है आपको। ये सवाल आपसे है, ये सवाल खुद मैं मुझसे कर रहा हूं, हम सब से कर रहे हैं। ये सवाल हम उन सब से कर रहे हैं जो चुनावों के विश्लेषण में ज्यादा रुचि लेते हैं। किस नेता ने कहां कब सत्तू खाया और किस नेता ने किसके साथ दही खाई, कौन नेता किसके घर पे गया और किस नेता ने किसके साथ हाथ नहीं मिलाया। लेकिन सवाल है कि आपको उमर खालिद और शर्जील इमाम की याद आती है। यह सवाल इसलिए है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम कपिल मिश्रा नहीं हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम तो कन्हैया कुमार भी नहीं है। उमर खालिद और शर्जील इमाम की क्या मतलब, आप पिछले 5 साल से 2020 में दोनों की गिरफ्तारियां होती हैं अलग अलग मसलों पे। मैं दोनों को साथ इसलिए लेकर के आ रहा हूं कि शर्जील की तो कोई और भी बात नहीं करता, उमर की खालिद की थोड़ी सी बात हो भी जाती है, लेकिन इन दोनों की गिरफ्तारियां होती हैं। और आज तक कायदे से अभी आधे घंटे 40-50 मिनट जो 1 घंटे हम लोग बात करेंगे उसमें समझेंगे कि आज तक इंडियन जुडिशियरी यह डिसाइड नहीं कर पा रही है कि इनसे क्या खतरा है भारतीय समाज को और भारतीय स्टेट को कि आप इन्हें बेल तक नहीं दे रहे। कुछ मसलों में यदि बेल मिल भी गया है तो कुछ दूसरे मसले हैं, दूसरे केसेज हैं जिसमें बेल नहीं मिला है। मैं शर्जील इमाम के एक भाई को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि शर्जील इमाम को लगभग सभी मामलों में हालांकि मिल गया है बेल, बचा है सिर्फ एक केस जिसमें बेल उन्हें होना बाकी है और वो है यूएपीए। उमर खालिद के साथ भी यही है, यूएपीए के मसले पे। ये पिछले 10-15 सालों का, खास करके पीछे की सरकारों ने भी ये किया है, लेकिन पिछले 10 सालों से एक जो ट्रेंड चल पड़ा है कि आप इतने मुकदमों में फंसा दो और ऐसी धाराएं लगाओ जिनका उस संदर्भ से कोई अर्थ भी नहीं होता है। जिसका मैं फिर से दोहरा दूं, उमर खालिद मनीष कश्यप भी नहीं है, शर्जील इमाम मनीष कश्यप भी नहीं है। शर्जील इमाम पर क्या आरोप है? भाषण दिया उन्होंने और उसमें भाई लंबे दौर से वामपंथी आंदोलनों से जुड़े लोगों को पता है कि जो नारे लगते रहे हैं, जो बात होती रही है कि भाई स्ट्राइक के जरिए, आंदोलन के जरिए, चक्का जाम के जरिए एक हिस्से को हम काट देंगे देश के शेष हिस्से से, या उसको जाम कर देंगे, उसकी मोबिलिटी को काट देंगे, कुछ ऐसे ही। मैंने डिटेल उनके केसेस के फाइल नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो खबरों में चीजें रही हैं, क्या इसके लिए शर्जील इमाम को 5 सालों तक आपने अलग अलग जगहों पे, आसाम में केस किया आपने यूएपीए, सिडिशन के केसेज हुए। और उमर खालिद, मनीष कश्यप क्या कर रहा था? मनीष कश्यप ने कायदे से 2 राज्यों के बीच में हॉस्टिलिटी पैदा की थी, फॉर्ज्ड वीडियोस बनाए थे। लेकिन मनीष कश्यप आजाद घूमते हैं, बीजेपी ज्वाइन करके अब बीजेपी से बाहर आकर के अरब क्रांतिकारी पत्रकार की छवि लेने जा रहे हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं वो ये कि ये जो मसला है वो सिर्फ मुकदमे का मसला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का सिर्फ मसला है, या कुछ बात उससे ज्यादा है। लोकतंत्र के विविध पर जो लोकतंत्र पे जो सवाल उठते हैं उसमें जो सबसे बड़ा सवाल है और आज जो स्टेट के फंक्शनिंग पर सवाल है वह है जाति और धर्म के आधार पर डिसीजन लेने का, क्रिमिनलाइज करने का लोगों के एक समूह को, जिसमें जाति और धर्म के आधार पर भी किया जाता है। जेंडर भी आज फ्रेजाइल पोजीशन में, जो इस समाज का और जो इस राज्य की हकीकत रही है, जेंडर भी लगातार फ्रेजाइल से फ्रेजाइल होता चला जा रहा है। जेंडर के इश्यूज पे भी मामले फ्रेजाइल होते जा रहे हैं। तो हम अगले 1 घंटे तक हमारे मेहमानों से जो बात करेंगे इन्हीं विषयों पर करेंगे। मैं अपने मेहमानों को जोड़ लेता हूं। हमारे साथ हैं अमित सेन गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार,
अमित सेन गुप्ता से स्त्रीकाल के दर्शक भी परिचित होंगे, और इसके अलावा जो हमारे दर्शक नहीं है, बाद में भी जो जुड़ेंगे, वो सब जानते होंगे, इनकी पत्रकारिता से वाकिफ हैं। हमारे साथ हैं सीमा, राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक, टिप्पणीकार, और हमारे साथ हमारे साथी हैं, स्त्रीकाल के दर्शक इनसे खास परिचित हैं, शकीब साहब, फरह शकीब। ये हमारे कार्यक्रमों में आप इनसे मिलते रहते हैं। सबसे पहले अमित जी से शुरू करेंगे, लेकिन उनका वीडियो, उनका थोड़ा पोजीशन ठीक कराना होगा वीडियो का। हाँ, अब ठीक है दादा, बिल्कुल ठीक है दादा। आपने मुझे सुना अभी, मैंने ये जो उमर खालिद, आप तो नहीं भूल गए होंगे, एक तो ये, दूसरा कि ये जो मसला है, मैंने कंट्रास्ट बनाया जिसमें कपिल मिश्रा का भी बना लिया। वो तो ऐसे तो मंत्री भी बैठा है, पहले तो मंत्री ने अनुराग ठाकुर, लेकिन इसके अलावा दूसरे कन्हैया कुमार भी हैं, आज चुनाव कायदे से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और आगे स्वीकृत हैं। मनीष कश्यप है यहाँ। क्या ये मसला सिर्फ विक्टिमाइज किए जाने का है कि उससे और ज्यादा बड़ी बात है, जो मैंने कास्ट और रिलीजन के आधार पे क्रिमिनलाइज किए जाने की तरफ जो इशारा किया? अमित साहब। उमर खालिद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं उसके साथ कई पब्लिक मीटिंग्स कर चुका हूँ, फैक्ट फाइंडिंग में जा चुका हूँ, मूवमेंट्स में रहा हूँ, और मुझे बहुत अभी याद आया कि एक बार उसने नॉट इन माय नेम पे स्पीच दिया था, और उसके स्पीचेस जो है हमेशा फैक्चुअल होते थे, उसमें डेटा होता था, इंफॉर्मेशन होती थी, पर्सपेक्टिव होता था, एनालिसिस होती थी। वो इस तरह का पोलेमिकल स्पीचेस नहीं देता था, वो बहुत स्कॉलरली स्पीचेस देता था, और उसमें बहुत पैशन होता था और बहुत इमोशन होता था, लेकिन स्पीचेस में बहुत डेप्थ होती थी, इंटेलेक्चुअल डेप्थ बहुत थी। उसने झारखंड पे आदिवासियों पे वो किया है पीएचडी। मेरी फ्रेंड संगीता दासगुप्ता जेएनयू के प्रोफेसर, जो हमारी यूनियन में एक्टिव थी, उनके साथ, और उस स्पीच के बाद मैं उसके पास गया। मैंने कहा, यार तुम जब ऐसे बोलते हो ना तो मुझे मेरी याद आ जाती है, और मैं अपने आप को भूल चुका हूँ, क्योंकि मैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट था, और मैं शायद हाँ, जेएनयू में अभी तक कोई इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट नहीं बना। तो उसने मुझे कहा, अरे आप तो अभी भी हमारे अध्यक्ष हैं। उसका बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो हमेशा मेरी मजाक भी उड़ाता था। एक बार मुझे प्रेस क्लब के बाहर मिला और बोला कि मैं पहली बार जब बीए में कर रहा था या कुछ जामिया से, तो अमित सेन गुप्ता का बटला हाउस इनकाउंटर पे जंतर मंतर पे मैंने स्पीच सुना, और अमित सेन गुप्ता ने बोला, ये एक समय नहीं है कि आप लंबी लंबी 1 घंटे का भाषण दें, और फिर उन्होंने 1 घंटे का भाषण दिया। तो ऐसे वो मस्ती करते थे। और ऐसे भी जैसे कि कभी मिले, बोले, अरे कन्हैया के पहले तो एक प्रेसिडेंट थे जेएनयू में, वो थे अमित सेन गुप्ता। ऐसे मजाक करता था और बहुत मस्ती। ही हैड अ फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। और उसका कॉन्ट्रास्ट देख लीजिए कि अभी जो मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा क्विंट में, एक तो कोई लिखता ही नहीं है, मैंने कम से कम 20, 30, 40 आर्टिकल लिखे होंगे, उसका स्पीच मैंने रिप्रोड्यूस किया है, और उसमें वो कह रहा है कि मैं नोट्स ऑफ द अंडरग्राउंड फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का पढ़ रहा हूँ। और ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं मर चुका हूं। और ऐसा कभी उसने कहा नहीं, क्योंकि वो जब भी पटियाला हाउस है जहां भी उसकी पेशगी होती थी, और हजारों पेशगियां हुई हैं, और जिसमें उस वक्त ट्रायल ओपन ही नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बदल जाती थी जैसे उसका ट्रायल आता था, जैसे कोई बहुत सिनिस्टर टेररिस्ट है, जजेस अपने रिक्यूज हो जाते थे। वेरी स्ट्रेंज वे ऑफ द, यहाँ तक कि जो अपने बहुत चंद्रचूड़ साहब थे, रेटोरिक इतना अच्छा देते थे, ऑलमोस्ट लिबरल लेफ्ट रेटोरिक था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। गवाई साहब भी बहुत अच्छे चीफ जस्टिस रहे, लेकिन छोटे समय के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और वहां पे भी he used to smile, talk and raise his fist and very very nice. पहली बार मैंने उसको इस तरह का एक पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट दिया, जिसके खिलाफ मैं नहीं हूं, क्योंकि अगर आप 5 साल जेल में हैं, 3 दिन का पेरोल मिलता है या 4 दिन का पेरोल मिलता है बहन की शादी में या किसी और इश्यू में, और 4 दिन के अंदर ही उसको, मतलब राम रहीम को देख लीजिए आप, कितने पेरोल्स मिल चुके हैं, कितने लंबे समय तक, खासकर इलेक्शंस के पहले। ये तो मैं मतलब अपनी पर्सनल दुख की बात बोल रहा हूँ उम्र के बारे में।
दूसरी बात ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो है आपने रेस किया है और क्वेश्चन रेस किया है, इसका मैं सिंपल जवाब दूंगा। क्यों, मैं शाहीन बाग भी कवर कर चुका हूँ, सीए मैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के लिए मैंने रिपोर्ट्स तैयार किए हैं। पहला एनआरसी सीए का रिपोर्ट मैंने तैयार किया था आसाम जाकर, और हम लोग करीब 7-8 दिन पूरे इंटीरियर्स में रहे थे, और रिपोर्ट मैंने ही प्रेजेंट किया था प्रेस क्लब में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में और कलकत्ता में। वो मैंने ही लिखा था और साथ में सारी टीम थी, उन्होंने लिखा था। उमर खालिद was involved, but he was not directly involved. But we were together in United Against Hate. One of the main reasons why all this fantastic, brilliant Muslim scholars, मतलब सरजी ने IIT से भी किया है और JNU से भी कर रहा है, उमर खालिद ने PhD किया है, गुलफी शाह जेल में पढ़ा रही है, और वहां जब मूवमेंट में भी वो मुस्लिम वुमेन के साथ सोशल एक्टिविज्म कर रही थी और एजुकेशन पे काम कर रही थी। और सरफुरा जरा, नरवाना, ये अपनी दिगंगरा, और ये दूसरी जो एक और जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर, सारे के सारे स्कॉलर्स हैं, और उसमें सिर्फ 2 ही हिंदू थे, इनको मिल गया, विमेन स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू, थैंकफुली मिल गया। सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स को 5-5 साल तक रखा हुआ है, शर्जील को और उमर को स्पीचेस के लिए। और दोनों की स्पीचेस आप पढ़ लीजिए, मैंने तो उसकी स्पीच रिप्रोड्यूस की है। उसमें गांधी को इतनी बार कोट किया है उमर खालिद ने, इतनी बार, उसमें कोई एक शब्द ऐसा नहीं है जो कि किसी भी तरीके से एंटी नेशनल हो या सिडिशन हो उसमें, या उसमें कोई ऐसा हो को वायलेंस को इंस्टिगेट करता हो। इनफैक्ट ही वाज ऑलवेज, जो पार्टी थी उसकी सिंह के नाम पे पार्टी है, बापसा या बापसा, हाँ। और उसकी जो पूरा स्पीचेस, उसकी राइटिंग्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब शाहीन बाग का पूरा मूवमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने के लिए था। वहां सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, फोटोज लगे हुए थे। मैं बस एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहा था कि दिस गवर्नमेंट हेट्स enlightened and modern, मैं ये भी नहीं कहूंगा radical of course they are, मतलब radical is, मार्क्स ने कहा है कि radical is going to the root of the matter। radical का मतलब नहीं होता कि आप दुनिया को बदल रहे हैं, radical का मतलब thought process में भी रूट पे जा रहे हैं। to go to the radical of the matter is to understand the matter completely in totality। तो इन्होंने जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स हैं, मुस्लिम्स और यंग, उनको इन्होंने टारगेट इसलिए किया कि ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि वी डोंट वांट एनी यंग मुस्लिम enlightened modern radical thinker who is a dissenter and who is popular all over the country। मतलब उमर खालिद की रैलीज में 1-1 लाख लोग आ जाते थे, मतलब सूरत में भी 1 लाख लोग आते थे, और मतलब ही वाज पॉपुलर इन अमेरिका में। अमेरिका गया था, वहां मेरे पास सारे लोग आके बोले कि हमने आपका स्पीच देखा है वहां फ्रीडम स्क्वायर में, लेकिन उमर खालिद के बारे में बताइए, इनके बारे में बताइए, अनिर्बान के बारे में बताइए, कन्हैया के बारे में हम सब जानते हैं, मैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट ही वाज लाइक अ आइकॉन, ही इज लाइक अ आइकॉन। और इनको जेल इसलिए नहीं छोड़े कि उमर खालिद जेल से निकलेगा तो लाखों लोग जेल से उसको मिलने आएंगे, ही विल बिकम अ सुपर हीरो, सुपरस्टार। शाहरुख खान, वाहरुख खान कुछ नहीं होगा उसके सामने, उमर खालिद के सामने। ये नहीं चाहता कि इंडिया में इस तरह का ग्रेट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव रिसरेक्शन, जो एक मुस्लिम यंग मैन रिसरेक्ट करे, या शर्जील रिसरेक्ट करे, या गुलफिशा रिसरेक्ट करे। गुलफिशा भी बहुत ग्रेट यंग स्कॉलर और सोशल एक्टिविस्ट है, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। खालिद सैफी फिलैंथ्रोपिस्ट है, मैं भी उसके साथ काम कर चुका हूँ। जिस दिन वो रिलीफ कर रहा था उस एरिया में, उस दिन मैंने उसको फोन किया था कि मैं आके रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ और मैं थोड़ा रिलीफ में भी मदद करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपको शाम को फोन करूंगा और आप किसी न किसी से पहुंच जाइएगा। उसी दिन शाम को खालिद सैफी को उठा लिया गया। उसकी वाइफ तो मतलब कितना, उसकी वाइफ की पोस्ट देखिएगा तो दिल आपका रोज, इतनी खूबसूरत, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, और इस तरह का निर्दयी और नेस्टी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे लगता है कि नाज़ीज़ के टाइम नहीं हुआ होगा, जो इस तरह के यंग इनोसेंट स्कॉलर्स को, जिनका कोई एविडेंस नहीं है, जिन्होंने कोई वायलेंट एक्शन नहीं किया, जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम स्कॉलर्स, नॉट ओनली मुस्लिम्स का घर तो बुलडोज कर देते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं, दे आर मुस्लिम स्कॉलर्स
तो ग्रामशी, अगर एंटोनियो ग्रामशी के बारे में तो आप जानते ही हैं, एंटोनियो ग्रामशी के बारे में मसोलिनी ने कहा था कि his mind is so sharp that it should not be, his mind should not be shared with others. That's why we are putting him in jail. So he was put in jail, he died in jail. These people don't want such great, fantastic minds to come and interact with the masses. And Muslim minds who are modern. मतलब जैसे कि जब उमर खालिद को अरेस्ट किया, उसकी छोटी बहन ने बोला, आप कह रहे हैं वो जैश मोहम्मद है, जो आदमी मोहम्मद को नहीं मानता वो जैश मोहम्मद कैसे हो सकता है? उसकी छोटी बहन ने कहा कि जो आदमी मोहम्मद को नहीं मानता वो जैश मोहम्मद कैसे हो सकता है? उसका मतलब नहीं था कि उमर खालिद एंटी इस्लाम था. He was a secular person who believed in all religions, all cultural homogeneity, but he was certainly not a sectarian, and he is not a sectarian. But मैं ये इतना emphasis जरूर करूँगा कि they are in prison because they are Muslims, they are young, they are brilliant, they are scholars, established scholars, and they got mass popularity. जी, ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब एक सोचने वाला मुसलमान, उसको आप लीडरशिप नहीं लेने देंगे, उसको आप एक्ट नहीं करने देंगे. ये एक मेजर मामला है सकेब. मैं शर्जील इमाम से मिला था, उनकी पहली गिरफ्तारी जब हुई थी, उसके बाद फिर कई सारे केसेज उन पे लगते चले गए. हम लोग गए थे, सावित्रीबाई फुले जयंती हमें मनानी थी आपके शाहीन बाग, तो उसके लिए हम लोग वहां गए, उनसे मिले, चूंकि वो आयोजकों में से एक थे, और लगभग आधे घंटे 40 मिनट की हमारी बातचीत हुई. हम आए, हमारे साथ और भी एक दो लोग थे. हमने बाहर आने के बाद ही ये कहा कि शर्जील को लोग बाहर रहने नहीं देंगे, क्योंकि शर्जील निश्चित तौर पे ब्रिलियंट चीज़ों को एनालाइज करने में और उसको ये चीज़ों को सामने रखने में, जो स्थितियां हैं पॉलिटिकल, उसको समझने में वो ब्रिलियंट थे. मुझे दिखाई पड़ा हैं, ब्रिलियंट हैं. एक सूचना ये भी आ रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे. अब इन युवाओं के पास तो अब एक रास्ता ये बचा है, करियर वाला वो रास्ता तो गया है, लेकिन एक रास्ता बचता है कम से कम अभी फिलहाल डेमोक्रेसी में. लेकिन स्टेट ने कायदे से जो सिंबलाइज करना शुरू किया और दूसरे लोगों को मैसेज देना शुरू किया, उसमें था भीमा कोरेगांव की गिरफ्तारियां. अब बताइए, जो उसका जिम्मेवार है भिड़े गुरुजी, प्रधानमंत्री उसका पैर छूते हैं, और वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ. पूरे उस इलाके में मैं पर्सनली जाकर के रिपोर्टिंग की, हमने सुना है लोगों से, कोई भी यदि जिम्मेवार था भीमा कोरेगांव के पहले जो घटनाएं घटी थी, उसका भिड़े गुरुजी ही जिम्मेवार था. प्रकाश अंबेडकर ने भी ये मुद्दा वहां उठाया, बाद में पीछे हट गए बहुत. फिर उसको संभाजी भिड़े, अब सम्मान नहीं रहता ऐसे लोगों के लिए, तो पूरा कायदे से बोलने में बीच में संभाजी जी लगा हुआ है, तो क्या जी बोले. हालांकि संभाजी महाराज थे, लेकिन उसी नाम से मसला है, और वो संभाजी महाराज से जुड़ा हुआ इशू भी है वहां. तो ये है. तो कुल मिलाकर के कम से कम शर्जील इमाम की एक तैयारी की सूचना आई है कि वो चुनाव लड़ेंगे. एक मामले में उनको बेल नहीं मिला है. आपने इन लोगों के साथ काम भी किया है. इस सिंबलाइजेशन को जो अमित जी भी देख रहे हैं, आप भी क्या महसूस करते हैं कि मुसलमान होना, यदि वो धार्मिक मुसलमान है, यदि वो किसी तरह के कट्टरपंथी गोलबंदी करने में सक्षम है, तो उससे ज्यादा समस्या नहीं है. इस तरह के रैशनल लोगों से समस्या है. एक सवाल. दूसरा, इन्हें वो सुविधा नहीं है जो मनीष कश्यप को, कन्हैया कुमार को. मैं बार बार कन्हैया कुमार का इसलिए नाम ले रहा हूं कि कन्हैया को भी सिंबलाइज करने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो नहीं हो सका. उसकी बड़ी वजह है कि वो हाई कास्ट हिंदू मेल हैं, इन्फ्लुएंशियल जाति से आते हैं. सकीब. संजीव भाई, अभी अमित भाई को मैं सुन रहा था, इत्तेफाक रही कि मुझसे मुलाकात नहीं हो पाई अमित भाई से. उमर से मेरी भी अच्छी दोस्ती रही, और नदीम भाई हैं, खालिद सैफी भाई हैं, इन सबके साथ मैंने भी बहुत काम किया दिल्ली में. उसके बाद ये एक इत्तेफाक था कि ठीक उसी मोमेंट में जब एनआरसी सीए का मूवमेंट शुरू हो रहा था, तो घर पे मेरी माँ की तबीयत खराब हुई और मैं दिल्ली से यहाँ आ गया. फिर माँ के साथ माँ की सेवा में था. उसके बाद फिर माँ भी चल बसी. तो मैं वो जब एनआरसी सीए का मूवमेंट शुरू हुआ तो मैं दिल्ली लौट नहीं पाया. मैं मुंगेर में उस मूवमेंट को लीड कर रहा था, और मुझे पक्का यकीन है कि अगर मैं उस दौरान दिल्ली होता तो अभी मैं भी उमर के साथ
जेल में होता, या खालिद सैफी भाई के साथ मैं जेल में होता। उमर और शर्जील का मामला यह है कि उसका मुसलमान होना उसका सबसे बड़ा गुनाह है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अगर किसी को कोई शंका है, शुबा है, तो मुझे उसकी राजनीतिक समझ पे अफसोस होगा। उसका मुसलमान होना, उसका नाम उमर खालिद होना, उसका नाम शर्जील इमाम होना उसका सबसे बड़ा गुनाह है। उसका नाम खालिद सैफी होना उसका सबसे बड़ा गुनाह है। और बिल्कुल अमित सेन भाई कह रहे हैं, आपने भी बिल्कुल सही कहा कि ऐसे रेडिकल मुसलमानों से उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रोग्रेसिव थॉट के जो यंगस्टर्स हैं, जो बहुत बेहतरीन स्किल्स रखते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक मास पुलर हैं, उनसे इनको डर लगता है। उस दौरान कलकत्ता में उमर से मेरी मुलाकात हुई, पार्क सर्कस में उसका स्पीच हुआ, उसके अगले दिन वो निकल रहा था, रात में मेरी बात हुई, वो बुन्नू के घर रुका था, मैंने फ़ोन किया उसको, तो उसने मुझे एड्रेस भेजा, मैं वहाँ पहुँच गया। तो जकरिया स्ट्रीट में जहाँ मैं रुका हुआ था, वहाँ जो है जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो वहाँ भी NRC-CA का मूवमेंट चल रहा था, उन लोगों को पता चल गया कि मेरी उमर से बात है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा आकर के उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप कम से कम 5 मिनट के लिए भी उमर को यहाँ बुला दीजिए। और अगले दिन उसकी फ्लाइट थी शाम की। फिर भी मैंने उसको बोला कि उमर 5 मिनट के लिए आ जाओ, तो उसने कहा कि आप इंश्योर करिए कि आप मेरी फ्लाइट नहीं छूटेगी। मैंने कहा तुम्हारी फ्लाइट नहीं छूटेगी, तुम आ जाओ। और मैंने यहाँ ऑर्गेनाइजर्स से कहा कि देखिए उसकी इतने बजे की फ्लाइट है, वो आ जाएगा, उसकी स्पीच करवाइए और उसको यहाँ से एयरपोर्ट ड्रॉप करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। तो खैर उन लोगों ने किया, इत्मीनान से उसकी फ्लाइट उसको मिली, वो दिल्ली पहुंचा। फिर मैंने उसको मुंगेर बुलाया, मुंगेर से मैंने कई जगह उसको भेजा। तो ये तमाम चीजें हैं। उमर के साथ कई जगह फैक्ट फाइंडिंग में भी गया, खालिद सैफी भाई के साथ भी। उमर के अंदर का जो स्किल है ना संजीव भाई, देखिए उमर से, जैसे अभी अमित भाई बताए ना कि वो बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बड़ा शार्प है, बहुत तेज है, वो हाजिर जवाब भी है और बड़ा मासूम है। मैं उसको मासूम बोलता हूँ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, जैसे उसको MLC क्या होता है ये उसको नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में MLC होता नहीं है, दिल्ली में MLC है नहीं। तो एक दिन मुझसे वो, हाँ MLC, तो उसने मुझसे पूछा कि शकीब भाई MLC क्या होता है, MLA तो होता है, MP भी होता है, ये तो इलेक्टेड होते हैं, MLC क्या होता है। फिर मैंने उसको बताया कि देखो बिहार में इस तरह से 3-4 तरह की का जो कैटेगरी है वो MLC के लिए होता है, और इस तरह से MLC बनाए जाते हैं। कुछ को गवर्नर नॉमिनेट करता है, कुछ को पार्टी नॉमिनेट करती है, कुछ को जनरल बॉडी के से चुन के आते हैं, कुछ स्नातक क्षेत्र से आते हैं। मैंने सारी चीजें उसको बताई, तो पूरे गौर से उसने पूरी बात सुनी। 2019 के लोकसभा चुनाव का समय था संजीव भाई, मैं और उमर एक जगह हम लोग एक ऑपरेशन पे काम कर रहे थे। तो रमजान का महीना था, मैं रोजे रखता था और वो रोजा नहीं रखता था। और जब उसको चाय पीने की ख्वाहिश होती थी तो वो बिना बोले हमसे उठ के जाता था किचन में, अपनी चाय बनाता था और चाय का कप लेके दूसरी साइड में चला जाता था। वो मेरे सामने चाय का कप लेके नहीं आता था, क्योंकि उसको ये लगता था कि भाई रोजा है, चाय का कप, चाय एक ऐसी चीज है कि आप सामने पिए तो किसी को, जो अगर आप पीते हैं चाय तो आपकी भी ख्वाहिश हो जाती है। तो बड़ा लिहाज रखता था। खुदा की शान में गुस्ताखी हो जाएगी यदि चाय सामने। हाँ बिल्कुल, ये भी। तो ये तमाम चीजें हैं। और उमर के बारे में बोलने को बहुत कुछ है। देखिए अभी उसका सारा आप देखिए, जब सारा जो चार्ज पे सारा आर्गुमेंट जब कंप्लीट हो गया है तो जज बदल दिया गया। अमित भाई अभी मुझे श्योर करेंगे, परसों मेरी बुनू से बात हुई है, मैंने व्हाट्सएप किया है उसको, तो उसने स्टेटस बताया है कि बेल की हियरिंग पूरी हो चुकी है, जुलाई में शायद कुछ न्यूज आ सकती है। लेकिन ये देखिए कि जब जो चार्जेस हैं उसके ऊपर में, उस पर जो आर्गुमेंट पूरा हो गया है तो उस जज को बदल दिया गया है, तो अब फिर से नए सिरे से आर्गुमेंट होगी। मतलब इस तरह से जज बदला जाना अलग बात है। बेला त्रिवेदी का स्टेटमेंट, अब बेला त्रिवेदी के सामने से जो केस नहीं पेश किया गया उनके सामने, ये भी एक अपने आप में पूरे जुडिशरी के प्रसंग में एक सवाल बनता है। लेकिन मुझसे आपके एक सवाल है कि यदि ये दोनों लड़के चुनाव लड़ते हैं, अमित जी कुछ कह रहे हैं, अमिता बताइए। जी संजीव जी, आप इस बारे में थोड़ा और बताइए, क्योंकि ये मेरी नजर, मैं लीगल रिपोर्टिंग मैंने कभी नहीं की और मुझे जुडिशरी के प्रोसेसेस के बारे में पता नहीं है। लेकिन जो बेला त्रिवेदी के सामने केस पेश नहीं किया गया, कपिल सिब्बल और इन लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि शी हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड, ये अपने आप में मुझे बहुत अनप्रेसिडेंटेड लगा। मतलब जजेस तो रिक्यूज कर ही रहे थे लास्ट मिनट पे, वो भी लास्ट मिनट पे, जबकि मतलब पक्का हो रहा था कि बेल इस बार पक्का मिल जाएगी, और तब रिक्यूज कर रहे थे। लेकिन बेला त्रिवेदी के सामने केस ही प्रेजेंट नहीं किया गया,
और केस वापस सुप्रीम कोर्ट से, इफ आई एम करेक्ट, नीचे वाले कोर्ट में ले लिया गया। तो थोड़ा इस पे थोड़ा हाईलाइट कीजिए। शायद कड़कड़डुमा कोर्ट में, शायद। जी, मतलब ये मुझे तो लगता है कि बहुत स्ट्रेट है। सुप्रीम कोर्ट से केस, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जिसको सुप्रीम कोर्ट, तो कई बार सुप्रीम कोर्ट अपना केस नीचे के कोर्ट में भेजता है, एज फार एज आई नो। पर जो पिटिशनर है अक्यूज्ड का, वो खुद प्लीड कर रहा है कि भाई हमें भी जज नहीं चाहिए। ये भी बहुत, इससे काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट ऑन द जज, ऑन द जस्टिस। बिल्कुल सर, ये देखिए, जिनको कोर्ट से साबका पड़ा है या जो कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, उनको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ज्यादा मायने रखता है बेंच। बेंच पे बैठा हुआ व्यक्ति कौन है। इंडिविजुअल की एजेंसी बहुत मायने रखती है, और सभी के कई सारे केसेस में। हमारे विजय शाह वाला और अली महमूदाबाद वाला बेंच, आप दोनों को देख लीजिए, वो एक ही बेंच है दोनों। मैं अमित सर बता रहा हूं आपको, हमारे एक केस में एक जज ने लगातार सुना और तय हो गया कि अगले डेट पे हमें जीत मिलने वाली है, हमारे पक्ष में निर्णय आने वाला है। वैकेशन बेंच आ गया, या क्या कारण हुआ, नया जज आया, नए सिरे से उसने सुनना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो है वो केस उड़ा दिया। मैं कोर्ट में बैठा हुआ देख रहा हूं कि वो फिर से पहला सवाल खड़ा कर रहा है उसी हियरिंग में। यानी कोई नोटिंग की व्यवस्था भी नहीं होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि पिछली बार जिस जज ने सुना है वो एक वहां नोटिंग लगा जाए कि यहाँ पर मैं इस ओपिनियन पे आ चुका हूँ। तो ये स्थिति है। वाइज डिसीजन था कपिल सिब्बल का, क्योंकि उसके पहले बेला त्रिवेदी ऐसे स्टेटमेंट जारी कर चुकी थी कि जिससे ये तय था कि इस केस में कम से कम वो बेल नहीं देने वाली है। तो मामला खराब नहीं हो जाए, इसलिए कई बार जो एडवोकेट्स होते हैं वो केस विड्रॉ करते हैं बेंच के सामने से, फिर नीचे चले गए। उन्होंने कहा होगा कि आपके मर्जी से हम पिटीशन वापस कर रहे हैं आपके इससे, और हम नीचे अब इसको दोबारा रेगुलर बेंच पे, ये रेगुलर प्रोसेस पे ले जाएंगे। लेकिन सकेब ये बताइए कि यदि ये दोनों लड़के चुनाव बिहार में लड़ते हैं, उमर नहीं लड़ेंगे बिहार में, लेकिन यदि शर्जील इमाम, कितना समर्थन मुसलमानों से और आम जनता से मिलने वाला है? संजीव भाई, शर्जील को अगर चुनाव लड़ना है तो शर्जील को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। शर्जील वो शिफाउर रहमान भाई की तरह या ताहिर हुसैन साहब की तरह अगर वो यूज हो गए तो फिर मैं तो उनको यूज ही बोलता हूँ। MIM से अगर उन्होंने चुनाव लड़ा तो फिर मुझे लगता है कि वही फिर बढ़ जाएगी, मामला बढ़ जाएगा। शर्जील को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। ये तो शकीब आप गलत बात कर रहे हैं। अब कोई भी, सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में वो कहां से चुनाव लड़ेगा? क्या वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के जीत सकता है? ये सवाल मुझे बताइए, इसका जवाब दीजिए। किशनगंज से चुनाव लड़ने की चर्चा है उसके, किशनगंज से, और किशनगंज से अगर वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ेगा तो किशनगंज से वो जीत जाएगा। मैं किशनगंज की, पर्टिकुलर किशनगंज की बात कर रहा हूँ जी। चलिए ठीक है। सीमा जी, पहली बार हमने विनायक सेन के मामले में बड़ा बुगी सा एक जजमेंट सुना था सुप्रीम कोर्ट का। जजमेंट नहीं था, टिप्पणी सुनी थी, और बेल मिला था उनको 2 साल बाद। ऐसे बुगी हम लोग जो सुनते रहते हैं चंद्रचूड़ साहब को, वैसा ही कुछ था कि विचारधारा रखना और किताब रखना ये कोई ग्राउंड नहीं होता है किसी को आप जेल में रखने। ये बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि आप माओवादी विचारधारा के हैं, तो सिर्फ इस आधार पे आपको इतना लंबा जेल में नहीं रखा जा सकता। बार बार हम लोग सुनते ही रहते हैं कि बेल इज रूल, बेल इज रूल। क्या मुसलमान रैशनल युवाओं के मामले में और कास्ट के हिसाब से भी ले लीजिए, भीमा कोरेगांव उसमें है ही सामने, जो लोग उसमें गिरफ्तार हुए, क्या इनके लिए बेल इज रूल नहीं है? सीमा। बिल्कुल, GN राव का भी मामला है जिनको बहुत लंबे समय तक जेल में रखा गया था। ये बिल्कुल मैं अमित से इसमें अग्री करूंगी कि बिल्कुल सांप्रदाय का मामला है, पढ़ा लिखा मुसलमान का मामला है। उमर खालिद के बारे में ये और भी बात ये है कि वो कश्मीरी मुसलमान है, पढ़ा लिखा है, JNU से PhD है, बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखता है। उमर खालिद के केस में एमनेस्टी इंटरनेशनल भी बोल चुकी है कि केस में कोई दम नहीं है, और ये साफ साफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे आघात है कि उसको जेल में रखा गया है। ये दिल्ली के दंगे के मामले के बाद की बात है, उसमें जो भाषण दिया था जिसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जिससे दंगा भड़क सकता था, जबकि उसी समय
कपिल मिश्रा के भाषण और बाकी भाषण ऐसे थे जो दंगा भड़काऊ थे, और इसके मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। शर्जील इमाम के मामले में भी वही था कि असम के जिस हिस्से के बारे में वो बात कर रहे थे कि अगर उसको हम नाकाबंदी करते हैं और काट देते हैं तो हमारा आंदोलन बहुत सशक्त हो सकता है, हम मांगे मंगवा सकते हैं। हमने पिछले कई 2-3 सालों में किसान आंदोलन को देखा है, किस तरीके से किसान आंदोलन ने दबाव बना के रोड बंद करके, सड़क बंद करके काफी लंबा लंबा आंदोलन चला और सरकार को बात माननी पड़ी है। अभी पिछले साल 1 साल तक पंजाब में भी हरियाणा और पंजाब बॉर्डर को बंद करके रखा गया। बहुत परेशानियां हुई, लोगों को लंबा रूट लेके आते जाते रहे, पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की हमें प्रजातांत्रिक अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है। उसके बावजूद भी इन सारे मामलों में अनिर्बान हो, कन्हैया कुमार हो या बाकी कई ऐसे स्टूडेंट्स को उस दौर में स्पेशली 15 के बाद बहुत सारे ऐसे ये पिंजरा तोड़ आंदोलन की ये कालिता को और कई लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को बंद किया गया, पर उनको धीरे धीरे 1-2 साल के बाद सबको बेल मिलता गया। बस 2 मामले हमने देखे कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के मामले में उन पे यूएपीए लगा के उनको ये बंद करने के लंबे समय तक उनको जेल में रखने की पूरी ये साजिश है का हिस्सा है। यही सिर्फ पढ़े लिखे मुख्य धारा के जो मुसलमान हैं वो सरकार को खटकते हैं, उनके एजेंडे के लायक नहीं है, उनको वही पंचर बनाने वाला जो नैरेटिव चलाते हैं वही उनको सूट करता है। अब डॉक्टर कफील खान का भी मामला हो गोरखपुर में, उन पे भी लास्ट में यूएपीए ही लगाया गया था ताकि उनको बेल ना मिल सके। दूसरा सिद्दीक कंपन का भी मामला है, जो आ रहे थे हाथरस जर्नलिस्ट हैं वो कवर करने, उनको बिना किसी केस सबूत ट्रायल के उनको 1 साल तक बंद रखा गया। तो बेसिकली ये सीधे सीधे एक संप्रदाय को के पढ़े लिखे मेन स्ट्रीम और सही बात करने वाले लोगों को टारगेट करने के इरादे से इस तरह के कानूनों का सरकार या ये का उठा रही है, लगा के इनको बंद रखा जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि बेल इज द रूल, सबको बेल मिल जाता है, लेकिन सिर्फ उमर खालिद और शर्जील इमाम के बारे में बेल रूल नहीं होता है। बहुत मुश्किल से डॉक्टर खान और सिद्दीक कंपन के लिए भी बहुत मुश्किल से ये दोनों बाहर आए हैं, पर इन दोनों लड़कों के लिए कोई ऐसा बेल रूल नहीं बन पाया। बस 2 बार इनको शर्जील इसको ट्रायल में पैरोल पे बाहर आया, बहन की शादी है, ऐसे मामलों में। सीमा जी एक मीरान भी है, मीरान हैदर, वो भी बिहार के गोपालगंज का है, वो भी साथी बंधु। हाँ, मीरान है। आप शफी भाई की बात कर रहे थे, लेकिन मैं इन 2 लड़कों की बात करना चाह रही हूँ क्योंकि हमारा मेन उनके साथ हमें बहुत, लेकिन इसलिए मैं बोल रही, ये सिर्फ संप्रदाय का मामला है, इसलिए मैंने डॉक्टर खान का भी नाम लिया है, सिद्दीक कंपन का भी नाम लिया है, क्योंकि बिल्कुल एक संप्रदाय को टारगेट करने का। यहाँ बहुत छोटे नंबर्स में है सिख, उनका भी कोई आंदोलन होता है तो फटाक से उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है, चाहे वो आपके एयर चीफ मार्शल कोई हो, तो 2 मिनट नहीं लगता है यहाँ एक नैरेटिव चलाने में कि वो खालिस्तानी है। पर यहाँ तो ये उमर के मामले में तो कश्मीरी मुसलमान है, पढ़ा लिखा है, वो कश्मीरी मुसलमान को इस तरीके से नहीं देखना चाहते हैं और उनके एजेंडे में फिट नहीं आते हैं ये दोनों लड़के। पिछली बार मेरी जब आपसे पिछले प्रोग्राम में ही मेरी बात हुई थी संजीव जी से, तो मैंने बोला था उसके क्विंट में उसके आर्टिकल पढ़ने के बाद कि हमारी अगली बात होगी तो हम शर्जील इमाम और उमर खालिद पे करेंगे। 5 साल का समय बहुत लंबा होता है, बहुत हिम्मत से तो उस नौजवान ने जेल में अपने को रखा है, हमने हर ट्रायल पे उसको हंसते और मुस्कुराते हुए बहुत हिम्मत के साथ झेलते देखा है। 5 साल का बहुत लंबा समय होता है, सरकारें बदल जाती हैं, 2 बार सरकार बदल गई और उसकी उम्मीद तो टूटती नजर आई। इस आर्टिकल में जब मैंने पढ़ा बहुत अफसोस हुआ और देखा है इन लोगों को लड़ते हुए। अमिता का टाइम था, फिर हमारा टाइम था, फिर इन लड़कों को हमने देखा कि कैसे स्टूडेंट्स के डिमांड और सारे डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए हम लड़ते रहे कैंपस में। तो एक उस तरह का
भावनात्मक रूप से एक लगाव भी है, एक अफसोस भी होता है। हमने भी बहुत सारे नारे लगाए हैं, बहुत सारे हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन पिछले 14 के बाद हमने जो माहौल देखा कि एक छोटी सरकार के पास तो सारे मशीनरीज है ना, जो वो भारत तोड़ो वाला जो नारे का क्यों नहीं आज तक पकड़ में आए वो लोग जिन्होंने नारे लगाए थे? क्यों आज तक उमर खालिद और अनिर्बान या कन्हैया कुमार पे ही वो आज भी उस बात को लेकर वो आरोप लगाते रहे हैं? तो सरकार के पास तो सारे संस्थाएं हैं, वो पता कर लेती अगर। और इनके बारे में तो आकाश पटेल भी सर्जिल इमाम के बारे में बोलते हैं थे जब एमनेस्टी में कि इसके अगेंस्ट कोई केस में जान नहीं है। मार्कंडे कात्सु का बयान है, कई लोगों ने, कई सारे लॉयर्स ने, प्रोफेशनल्स ने बोला है कि इनके केस में कोई दम नहीं है। लेकिन बस ये यूएपीए है, जब अंग्रेजों के जमाने के आप नाम बदल रहे हैं, चीजें बदल रहे हैं। सीमा जी, रॉलेट एक्ट का विरोध, जालियांवाला बाग, ये सब बेईमानी सिद्ध हो जाता है कि क्यों रॉलेट एक्ट का और वो जो है वो अंग्रेजों के पर ये करना। यूएपीए और रॉलेट एक्ट में क्या फर्क है? नहीं, आप सिंबॉलिक रूप से चीजें, गुलामी के की निशानियां हटा रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। ये कानून भी तो गुलामी की ही देन है ना। आपने भी इनका नाम बदल के आप अपने ही नागरिकों को खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये कानून बदला क्यों नहीं जा रहा है? चाहे टाडा से यूएपीए किया गया और जो भी है, तो सब अंग्रेजों के जमाने के कानून है और इसका इस्तेमाल एक संप्रदाय के पढ़े लिखे युवाओं के खिलाफ हो रहा है सरेआम। और ये सीधा सीधा एक संप्रदाय को टारगेट करने का मामला है मेरी समझ से। बिल्कुल, कई बार हमें लगता है कि एक सभ्य समाज के रूप में भी हम फेल्ड लोग हैं, चाहे वो साईं बाबा का मामला हो, चाहे वो उनके फादर स्टेथेंस का उनकी मौत होना वहाँ इसमें। भाई गडलिंग की गिरफ्तारी इसलिए हो गई कि वो माओवादियों के चार्जेस के केसेस लड़ते हैं। भाई एडवोकेट्स भी इसलिए डाल दिए जा रहे हैं कि टेरराइज किए जाए दूसरे एडवोकेट्स को। तो और संजीव जी विनायक सेन को भी इसीलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो ट्राइबल्स का फ्री में इलाज करते थे। उनके घर में किताबें थी जो हम सबके घर में मार्क्स की किताबें रही होंगी ही कहीं ना कहीं। तो बस अपराध ये रहा है कि आप उन लोगों के लिए काम करते हैं जो हाशिए पे लोग हैं। बिल्कुल, और इसी दौर में आप जो अमित दा ने कहा कि आपको इसको मिल जाता है, राम रहीम को मिल जाता है, पैरोल मिलता है, बार बार पैरोल मिलता है, जब जब चुनाव आता है तब तब पैरोल मिलता है अमित दा। लेकिन इसमें एक सवाल भी बन रहा है, जो हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, हम लोग दर्शक नहीं बोलते, हम लोग आउटसाइड पैनलिस्ट उन्हें बोलते हैं जो सेंसिबल टिप्पणियां करते हैं। तो उनका यह है कि उमर खालिद का अब तक जेल में बंद रहना विपक्ष की कमजोरी और सरकार की अतिवादिता, हालांकि सरकार की अतिवादिता शब्द की जगह उसके लिए और दूसरे टर्म इस्तेमाल होने चाहिए, निरंकुशता और दूसरे टर्म, लेकिन विपक्ष की कमजोरी भी है। इस सवाल पर आप क्या कहेंगे? एक मिनट, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। Democracy has been tested very severely in the last 10 years, but it has been tested over the years. मतलब 1984 में हम लोग जेएनयू स्टूडेंट्स त्रिलोकपुरी में काम करते थे कैंप्स में। मैंने अपनी आंखों से पूरा दिल्ली के दंगों को देखा है, फिर रिपोर्टिंग की है बहुत समय। तब पेट्रियट अखबार में मैं रिपोर्टर था। उससे पहले जेएनयू स्टूडेंट्स ने रिलीफ कैंप्स में काम किया है, भोपाल गैस ट्रेजेडी देखा, आंखों से रिपोर्टिंग किया, गुजरात जेनोसाइड देखा, रिपोर्टिंग किया, ओपिनियन पेजेस में आर्टिकल्स छापे। और ये पूरे वर्ल्ड में एक कंटिन्यूअस, ये देखिए वॉल्टर बेंजामिन फ्रैंकफर्ट स्कूल के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने नाजी से एस्केप करने के लिए कोशिश की और जर्मनी के बॉर्डर में सुसाइड किया था। उन्होंने कहा था कि ऑल सिविलाइजेशंस आर अ डॉक्यूमेंट ऑफ बार्बरिज्म। एंड मुझे लगता है कि अब ये मतलब हम लोग होल सोसाइटीज हैव अचीव्ड सो मच साइंटिफिक एडवांसमेंट, सो मच एजुकेशनल एडवांसमेंट। We have, people are saying we can go to holiday in Mars, but society has not changed, or a certain section of society has not changed. They still believe in barbarism, in fascism, in racism, in supremacist psychology, in casteism, communism, sexism.
और वो बहुत विशियस और बहुत वेनमस तरीके से फेनेटिक लेवल पे बिलीव करते हैं, और अमेरिका में आप ये देख ही रहे हैं। लेकिन मैं दो चीजें इसमें बोलना चाहूंगा कि इंडियन ऑपोजिशन has failed on many grounds in the last 2014. Well, left has completely failed, as you know. Well, the left has absolutely zero presence in parliament. West Bengal, they've lost all parliamentary seats. They're outside the assembly. And तभी मैं 17 जून की बात बोल रहा हूँ कि पहली बार लेफ्ट का कॉल है गाजा पे प्रोटेस्ट। मतलब 18 महीने में इन्होंने कोई कॉल ही नहीं दिया, ना इन्होंने प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्या डर है इनको? मतलब बैरिकेड्स तोड़ेंगे तो इनको जेल, पार्लियामेंट स्ट्रीट में 24 घंटे के लिए रख देंगे, या 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए। पुलिस मारती भी नहीं है अगर आप पीसफुली बैरिकेड तोड़े, वो चुन के मारती है जब उनको मारना होता है। लेकिन लेफ्ट के लीडर डी राजा और ये लोग प्रकाश करत सामने खड़े हो जाएंगे तो उनको नहीं मारेंगे, बिंदा करत को नहीं मारेंगे, तो भी नहीं आते ये लोग। इन्होंने पूरा सिविल सोसाइटी देख लीजिए, जेएनयू के प्रोफेसर्स को देख लीजिए, जो फ्रीडम मूवमेंट मतलब कन्हैया वगैरह के जाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मैंने भी वहां स्पीचेस दिए, सब एकदम चुप है। कोई अखबार में एक आर्टिकल लिखने को तैयार नहीं है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोशल साइकोलॉजी ऑफ intellectuals in fascism or in a atmospherics of fascism. They protect their own zones. उनका लड़का जो है वहां चला गया है अब्रॉड, या शिवनादर में है या जिंदल में, वो खुद उनके घर के बाहर एसयूवी खड़ी है, जेएनयू में बड़े बड़े बंगलोज है, नोएडा में मकान खरीद लिया है। हस्बैंड वाइफ दोनों कपल प्रोफेसर हैं, 4 लाख 5 लाख रुपए कमाते हैं। रिटायर हो जाते थे, 1 लाख रुपए उनको पेंशन मिलती है, प्लस पता नहीं करोड़ों का उनके पास बैलेंस होगा। तो जेएनयू में वैसे वो सब्सिडाइज एग्जिस्टेंस जीते हैं। उन्होंने कभी कोई सोशल एंगेजमेंट नहीं किया, उसको 5 रुपए नहीं दिए होंगे। अगर मैं जर्नलिज्म अखबार निकालता हूँ और हार्ड न्यूज मैगजीन में, मैंने 100 लोगों को लिखा कि भाई तुम्हारे आर्टिकल्स में छापता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, नहीं दिए। किसे? सिर्फ 2 लोगों ने दिए, एक अमेरिका में थी, एक मेरी दोस्त थी बॉम्बे में। इंडिया में कोई कल्चर ही नहीं है। मतलब आप देख लीजिए, गार्डियन, इंडिपेंडेंट, रिपब्लिका, प्रो रिपब्लिका, इंटरसेप्ट, डेमोक्रेसी नाउ, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 2000 पब्लिक के पैसे से चलती है। नेशनल पब्लिक रेडियो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट रेडियो चैनल, डेमोक्रेसी नाउ अमेरिका में, सब पब्लिक के पैसों से चलती है। हाँ, आप मांग के देख लीजिए पैसे, 5 रुपए कोई देने को तैयार नहीं होगा। और ये जो सोशल मेंटालिटी है, तो इसमें ही है कि फैशिज्म हो या कांग्रेस हो या ट्रंप हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंडिया का अपर क्लास मिडिल क्लास जो है, एजुकेटेड मिडिल क्लास, और खासकर लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट इंडिया में, वेस्ट बंगाल में आप देख लीजिए, आधे वो लोग तृणमूल ज्वाइन कर गए हैं या फिर चुप हैं, बिल्कुल कंफर्ट जोन में है, जो कि पूरे सीपीएम के लेवल पे इन्होंने प्रोफेसर्स बने हैं। जेएनयू का इकोनॉमिक सेंटर देख लीजिए, नाम लेके बोल रहा हूं, जेएनयू का इकोनॉमिक सेंटर देख लीजिए। मतलब ये जेएनयू में 2 प्रेसिडेंट्स है, फॉर्मर जेएनयू के बैठे हुए हैं वहां पे। अभी जेएनयूटी का प्रेसिडेंट है। जेएनयूटी ने कितना प्रोटेस्ट किया? अच्छा, एक सेकंड, नहीं, ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये बोलना चाहिए कि जेएनयूटीए ने पिछले 2-3 साल में कितने उमर खालिद के लिए प्रोटेस्ट किया। आप मुझे रिकॉर्ड दिखा दीजिए जेएनयूटीए ने। मतलब आपका स्टूडेंट है, जेल में पढ़ा है, स्कॉलर है, आपको कुछ कम से कम कुछ तो करना चाहिए। आप पेंशन ग्रेट्युटी के लिए हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। हाँ, ग्रेट्युटी उनको भी मिल गई है और सुपर रिच हो गए हैं, वो मिलना भी चाहिए था उनको, वो इलीगल था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, तो इंटेलिजेंसिया अभी जो नहीं आ रही है ना, जो नया स्लोगन चल रहा है, वो कह रहा है कि those who have not spoken one word on the Gaza genocide, once it is over, they will write books on it. Once it is over, they will write books on it, and they will get promotions, and they will speak out after that. You know, this is the kind of intelligentsia we have, who have completely betrayed the process of political engagement or which they teach in the classrooms, on which they write. आप प्रताप भानु मेहता, रामचंद्र गुहा दोनों लेफ्टिस्ट नहीं है, इनके अलावा कौन लिखता है? कौन सा लेफ्टिस्ट आपको किसी मेन स्ट्रीम अखबार में नजर आएगा? आपको बताओ। टीवी में तो खैर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कविता लिखती है, मतलब पोस्ट डालती है कविता कृष्ण, हिम्मत है उसमें अभी भी। लेकिन आप बता दीजिए कौन सा जेएनयू का प्रोफेसर लिखता है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का? सबको अशोका का बड़ा पैकेज चाहिए। मतलब आपने सबको अशोका यूनिवर्सिटी में इशू हुआ, ठीक है, अच्छी बात है वो। मतलब स्टेटमेंट के अलावा इवन डेमोक्रेटिक राइट्स बॉडीज जो हैं, जिनके साथ मैं एसोसिएटेड रहा हूं, मतलब कोई स्टेटमेंट देते हैं, बस स्टेटमेंट।
As a Modi case, a damn for statement. आपको बता रहा हूँ, fascism has grown in India because the fascists have realized कि इनके में दम भी नहीं है. हम जो मर्जी करें, उमर खालिद को 20 साल जेल में रख दें, कोई चू नहीं करेगा, क्योंकि इनके बच्चे सब अब्रॉड हैं और इनके पास इतना पैसा है और इनके कंफर्ट जोन्स इतने स्ट्रांग हैं कि ये लोग अब मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता कि हम फैशिस्ट आए हैं या कौन आए, कांग्रेस आए. दे आर वर्किंग थ्रू देयर ओन कंफर्ट जोन्स. आप उनको ये कह दीजिए तो नाराज, मतलब व्हाट आई मीन टू से, द सोशल साइकोलॉजी ऑफ द सिविल सोसाइटी इज दिस दैट आप बस मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए. आप इसको कंपेयर कर लीजिए कि एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री या एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज लाइक द वेस्ट. आप देख लीजिए गाजा पे कौन से यूनिवर्सिटी में अमेरिका में प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कौन से यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन सेरेमनीज में लोगों ने अपने डिग्रीज रिजेक्ट कर दी और डिग्री लेते हुए प्रो गाजा स्लोगन्स दिए. कौन से लोगों ने वहां पे सड़कों पे जाके प्रोफेसर्स को नौकरियों से निकाल दिया गया. हाँ, और वो फेज जब ओवर हुआ, जो हजारों लाखों लोग अमेरिका में स्टूडेंट्स और टीचर्स सड़क पे आए गाजा पे, और अब देख लीजिए ट्रंप के खिलाफ कैसे आ रहे हैं और अभी भी गाजा पे कैसे आ रहे हैं. वेस्ट में, स्पेन में, फ्रांस में, लंदन में 500,000 100,000 स्टूडेंट्स पीपल आर ऑल द टाइम ऑन द स्ट्रीट्स. हार्वर्ड में जेएनयू की मतलब इंडियन लड़कियां वहां पे खड़ी होकर कॉन्वोकेशन में लंबी लंबी स्पीचेस दे रही है. हार्वर्ड ने कैसा पोजीशन लिया है ट्रंप के खिलाफ, सारी कॉर्नेल ने कैसा पोजीशन लिया है ट्रंप के खिलाफ. कितनी हिम्मत है लोगों के अंदर. और अभी भी लगातार यूनिवर्सिटीज में वेस्ट में, मतलब एक डेमोक्रेसी का ये प्रोसेस है कि कैपिटलिस्ट एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री में भी एक डेमोक्रेसी का एक अंडरस्टैंडिंग है. उसका एक ही हो सकता है, संजीव जी आप तो वेटरन है, कि इंडिया में डेमोक्रेसी अभी एडवांस्ड हुई ही नहीं है, कैपिटलिज्म भी एडवांस नहीं हुई है. वी आर स्टिल अ सेमी फ्यूडल, टोटली कास्टिस्ट, deeply communal, especially in the Hindi heartland state. We are actually a very backward country, except for the south and Bengal, perhaps. Rest of the Hindi heartland, most of the time, except Punjab. Also, Punjab is a very progressive state, always has been. But I think the Hindi heartland, Gujarat, especially UP, 2 of the states, and Madhya Pradesh, 3 of them. Even Maharashtra, 1,000 times better because of the tradition of Ambedkar and Jyotiba Phule and others. But Bihar also because of the JP movement and Acharya Narendra Dev and the Naxalite movement, and earlier the CPI. But these 2 states, 3 states, and now Uttarakhand, they have dragged down the entire country to the level of what Mr. Modi really wants. And they have got huge seats, and they determine in some strange manner the logic of the country. 35-40% votes they get from there. So I think that we should not also look at India in the larger context, because Tamil Nadu is completely different, Kerala, even Andhra Pradesh is very, very different in social psychology. Even Bangalore is different. But Indian democracy has really not found the kind of a logic of freedom, of justice, of accountability, of transparency. As for instance, advanced capitalist journalism. That's why students have shown the way in America. And now आप देखो आयरलैंड से, मतलब कौन से गुटनबर्ग, स्टूडेंटबर्ग, मतलब छोटी शहरों में इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं. पूरा कल जो LGBT का प्रोटेस्ट हुआ है, वो प्राइड इज नो जेनोसाइड. हाँ, प्राइड मार्च हुआ है जो पिंक पहनकर LGBT का, ट्रांसजेंडर्स का, जो कल पूरे वर्ल्ड में खासकर वेस्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ है, पूरा पैलेस्टाइन को लेके हुआ है. हाँ, इंडिया में ट्रांसजेंडर्स आ जाएंगे पैलेस्टाइन को लेके कि उनको इतना मारेंगे. मतलब मोदी ने एक बार कह दिया कि आप नहीं प्रोटेस्ट कर सकते, तो गाजा पे कोई आने को तैयार ही नहीं है. मतलब आप सिंपल हंगर, मतलब ये अपना फ्लोटिला में गया था, 2 लोग वो हंगर स्ट्राइक में बैठ गया था, ब्राजील का एक्टिविस्ट. वहां पे इजरायली प्रिजन में सॉलिडारिटी में उसकी इतनी हिम्मत थी, हंगर स्ट्राइक में बैठ गया था. यहाँ पे आप कोई पीसफुल हंगर स्ट्राइक में भी या धरना में भी नहीं बैठना चाहते. इवन इजराइल के संसद में लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं भारत में, वो प्रियंका वाड्रा ने, गांधी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है. बस सिर्फ स्टेटमेंट ही दिया है, कुछ तो कांग्रेस ने नहीं किया ना. इसके अलावा स्टेटमेंट तो सीपीएम भी देती है. स्टेटमेंट, विपक्ष का गाजा पे क्या रोल है? एड, अच्छा एड इकट्ठा किया इन्होंने, कहा कि हम फूड एड इकट्ठा करेंगे, हम एड भेजेंगे, हम हर लाखों लोग घर घर जाके पैसे इकट्ठा करेंगे, गाजा के लोगों के लिए हम मोबिलाइज करेंगे. राहुल गांधी तो कहीं नहीं नजर आए. मोहब्बत की दुकान तो इन्होंने कहीं नहीं खोली गाजा के लोगों के लिए, कहीं नहीं खोली राहुल गांधी.
सीपीएम वगैरह से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, है ही नहीं। बड़ी बात, महाराष्ट्र ऑपोजिशन, और ये सारे ऑपोजिशन के लीडर्स चले गए 35 कंट्रीज में, न्यू गिनिया, मतलब छोटे छोटे कंट्रीज में, वहां पे मतलब फेलियर था वो पूरा डेलीगेशन को लेकर, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए इंडियन टैक्स पेयर के। आप कहते हैं हम नहीं जाएंगे, वो पैसा गाजा भेजते हैं, कह दीजिए ना। 35 जो देशों में जाके इन्होंने लाखों करोड़ों, शशि थरूर फ्रॉड है और सिंगुलरली मतलब अनइम्प्रेसिव रेटोरिक पोलेमिशियन है, मतलब पोलेमिक करता है वो, मतलब उसकी लैंग्वेज भी बहुत ही मीनिंगलेस है, और ही इज अ सिंगुलरली अनइम्प्रेसिव कैरेक्टर एंड ही इज नाउ इन अ बैड स्टूप नाउ। तो भी चुप हो गए, पूरा फेलियर है। मतलब पूरे वेस्टर्न मीडिया में उनका कोई नहीं हुआ, कोई उनका इंपॉर्टेंट आदमी नहीं मिला उनको। छोटे छोटे कंट्रीज में गए, क्या हुआ? पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के 2 बड़ी बड़ी एंटी टेररिस्ट कमिटीज के वो बना दिया चीफ, और ऑपरेशन सिंदूर को कोई किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। पूरे इंडियन डिप्लोमेसी फेल हो गई है। और यहाँ इंडिया जो है 149 कंट्रीज ने सीज फायर सपोर्ट कर रही है, इंडिया इजराइल के साथ खड़ी है। ईरान पे अटैक किया गया है, सोवरेन नेशन पे इजराइल, वो इंडिया एक बात नहीं करने को बचा। आप बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हैं इंडिया, और ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, चुप है। मतलब मैं तो कहता हूँ ये भी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही खड़े होंगे एक तरह से, क्योंकि कुछ ना बोलना भी एक तरह से कॉम्प्लिसिटी है जी, खासकर मार्क्सिस्ट लोग जब चुप रहते हैं। जी, हमारे पास 10 मिनट का समय बचा है। विनय ठाकुर ने ज्वाइन किया, बहुत स्वागत है आपका विनय जी। एक छोटी टिप्पणी करिएगा। अमित दा ने एक बहुत बड़ी बात कही, और वो सच बात कही। सच कहने का भी अपना एक होता है। वही नहीं होता है कि सिर्फ आप घटना घट जाने के बाद किताब लिख करके आप पुरस्कार पाएंगे, गजा पे पालें और दूसरी घटनाओं पे पालें, उमर खालिद पे भी पालेंगे। लेकिन एक चीज और होता है भारत में, जो खासकर लेफ्ट पार्टियों के लिए 20-25 साल बाद अपने ऐतिहासिक भूलों के लिए माफी मांगते रहते हैं। ये एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार सब 1942 के लिए कर चुके हैं, 1975 के लिए कर चुके हैं। तो रियल टाइम में लेफ्ट पार्टियां हो, या जो मुख्य समस्या है जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, कि जो सिविल सोसाइटी है, जो इवन जो अकेडमिया है, जिसको सीधे सीधे जेएनयू के डिपार्टमेंट तक की बात की इन्होंने, मतलब इंटेलेक्चुअल्स, प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल्स भी कह रहा हूँ, प्रोग्रेसिव प्रोफेसर्स, बिल्कुल ये सब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। और जो दूसरी सबसे बुरी चीज होती है, डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जब हमला वगैरह हुआ उस समय 42 में निर्णय लेने पे, तो उनका उन्होंने कहा था कि इससे संकट नहीं होता है कि ये स्कॉन्ड्रल्स क्या करेंगे या जो फ्रिंज एलिमेंट है वो क्या करेंगे, उससे संकट होता आप उसके साथ खड़े ना भी हो, मतलब आप जो हिंदुत्व का जो एक पूरा फोर्स है, लेकिन आप चुप रहते हैं या किसी तरह जस्टिफाई करते हैं। यदि आप अजीत अंजुम की तरह तमाम तरह के मतलब यूट्यूब खेल गिमिक में आप शामिल हैं, और अयोध्या में मां को ले जाकर के आप जैसे ही जाहिर कर देते हैं कि आपने पुण्य कमा लिया, तो जस्टिफाई हो जाता है। एक बड़ा क्राइम हुआ है जुडिशियरी के द्वारा भी और स्टेट के द्वारा भी, जो अयोध्या की घटना। तो ये सारी चीजें हम सिविल सोसाइटी के रूप में, एक इंटेलेक्चुअल के तौर पे न सिर्फ कंफर्ट जोन में होते हैं, बल्कि हम वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं जहां स्टेट चाहती है, या जहां ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, जहां जो ब्राह्मणवाद चाहता है, वहां खड़े होते हैं। विनय सर, छोटी टिप्पणी ये सेंटर में रखिएगा, सर्जिल और उमर खालिद। तो ये बाकी सारी बातें अमित सर ने बहुत इमोशंस के साथ कही। तो मैं 2 बात सिर्फ कहना चाहता हूँ। मेरी छोटी जो याद अमित दा के साथ है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की है, और एक बड़े कम्युनिस्ट नेता जो थे एक कॉन्फ्रेंस से उठ करके दूसरे में जा रहे थे, और मैंने कहा कि अभी तो यहाँ ये भाषण दे रहे थे, अभी यहाँ भी दे रहे हैं। तो उनकी टिप्पणी थी, इनका काम सिर्फ जो है खाना और भाषण करना, कोई नई चीज नहीं पढ़ते हैं, न कोई नई चीज करते हैं। और जो दूसरी बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो ये कि जो पत्रकार या जो इंटेलेक्चुअल्स पे योग, देखिए कोई देश जो होता है संजीव जी, वो अपने कैरेक्टर से आगे बढ़ता है या पीछे बढ़ता है, और उस कैरेक्टर का निर्माण जो है वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंसिया करती है। जब इंटेलिजेंसिया का अपना कैरेक्टर जो है वो फाइटिंग स्पिरिट का नहीं होता है, तो फिर उस देश का जो फ्यूचर जो है वो, मैं हिंदुस्तान टाइम्स की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स में जब चल रहा था, ये एक
शख्स था, मंगला उसको बोलते थे। वो गेट पे खड़ा होकर के, उसके पास पैसे नहीं होते थे और वो खाने के लिए पैसे मांगता था हर रोज की, भाई आज विनय सर आप 10 रुपया दे दीजिए, आज 20 रुपया दे दीजिए। और उसको शर्म लगती थी तो ये कहता था आपका इतना पैसा हो गया, हम याद रखें। मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो यूनियन का एक इम्पोर्टेंट मेंबर था और तमाम बड़े जो जर्नलिस्ट थे वो तो आराम से प्रेस क्लब में जाके दारू पीते थे, उनका खर्चा आराम से चल रहा था, उनकी पत्नियां काम कर रही थी हिंदुस्तान टाइम्स, और वो बेचारा जो था वो बिल्कुल सड़क पर आ गया। तो ये जब कैरेक्टर हमारे इंटेलिजेंसिया का होता है, अब अभी क्या है, पत्रकारों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई लेकिन उनका वजन जो है बिल्कुल जीरो हो गया। आज उनके कहने पे कोई सड़क पे नहीं निकल रहा। और यही बात जो है नेताओं की भी हो गई है। आज नेताओं के कहने पे भी कोई सड़क पे नहीं निकल रहा है और इसीलिए उनको कॉर्पोरेट के पैसे की जरूरत पड़ रही है और इसीलिए वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होने का और अनकंफर्टेबल जोन में जाने का साहस नहीं जुटा पाते। और उन्होंने सही पॉइंट आउट किया कि जो जब तक बिहार और यूपी की चाल नहीं सुधरेगी, देश की चाल ऐसी बेढंगी रहेगी। बिल्कुल, और ये सवाल हमेशा रहेगा, ये जो उमर खालिद या शर्जील इमाम जैसे युवा यदि जेल में हैं तो उसकी वजह हम लोगों ने उसकी पड़ताल की। अभी नंदलाल यादव पूछ रहे, किसी को और कोई छोटी टिप्पणी करनी हो अपनी ओर से तो करें, अदरवाइज चूंकि 1 घंटा हो चुका है, किसी को और कुछ कहना हो तो। अमित सर बोल रहे थे गजा के लिए, अभी अब तो यहाँ इस मुल्क में फलस्तीन का झंडा लहराने पे मुकदमा हो रहा है सर। नहीं, वो कानून तो देखिए कानून बहुत सारे कानून पहले भी थे, पर क्या था कि पहले शासन जो था उसका इस्तेमाल संजीदगी से करता था। पहले वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पहले से था, लेकिन पत्रकारों के ऊपर उसका बहुत कम उपयोग होता था, डिफेमेशन बिल का बहुत कम उपयोग होता था। अब सरकार ढूंढ करके आपको पनिश करने के लिए इन सारे कानूनों का इस्तेमाल करती है, तो इसीलिए जो है ये खतरनाक स्थिति है। नंदलाल यादव ने पूछा है कि नंदलाल यादव ने पूछा कि बमबारी के माहौल में राख में दबे हुए मुद्दे को उठाने का कारण, ये राख में कहाँ दबा हुआ है? ये दोनों युवा जेल में हैं। नंदलाल जी, राम मंदिर दर्शन नहीं कर पाना तो इन कांग्रेसियों और विपक्ष का सबसे बड़ा दर्द है। वास्तविकता में तो साहब आप भी कहा छोटे मोटे यूट्यूबर्स पर जुल्म करते। नहीं, वो छोटा मोटा यूट्यूबर नहीं है, बड़े मतलब जिनका नाम लिया मैंने वो बहुत बड़ा नाम है पत्रकारिता का, और वैकल्पिक पत्रकारिता पर भी उन्होंने एक तरह से कब्जा किया। संजीव जी, मेरा मानना है कि आप राम मंदिर जाए या कहीं जाए उसमें परेशानी नहीं है, परेशानी ये है कि आप छुप के ना जाए। नहीं, छुप के जाएं, जाना हो तो जाइए ना, मां को जाना है। आप इस देश में लोकतंत्र के हत्या का एक बड़ा प्रतीक है जिस तरह से आपने, तो आप उसको ग्लोरीफाई, और आपने उसके खिलाफ आप कई दर्जनों प्रोग्राम किए हुए हैं। ये सवाल है, लेकिन खैर अजीत अंजुम सवाल नहीं है हमारे सामने, ना इंटेलिजेंस है ये, मतलब पर्टिकुलरली वो बेसिक सवाल है कि जो ये दो युवा जो हमने शुरुआत में बात कही थी, मुसलमान नहीं होते तो शायद बाहर होते। सरकार का चरित्र, बिल्कुल मुसलमान की बात कर रहे थे तो हमारे संसद में एक सांसद रमेश विदुरी जिस तरीके से मुसलमानों को गाली देते हैं खड़े होके, तो सरकार का चरित्र, नीयत और सब कुछ वहां नजर आ जाता है। उसके बाद उनको प्रभार दे दिया जाता है एक चुनाव जितवाने का राजस्थान में, और यहाँ तो उसी से हमें समझ में आता है सरकार किस तरीके से एक संप्रदाय को टारगेट करना चाहती है संसद से लेके। और न्यायपालिका भी अगर बार बार ये बेल नहीं मिल रहा है या केस 5 साल से 7 साल से चला आ रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी दबाव में सरकार के ही काम कर रही है और इसलिए कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, चाहे चंद्रचूड़ रहे या कोई और रहे। तो जब तक सरकार का दबाव रहेगा इनको न्याय मिलना मुश्किल। हम जैसे लोग भी मजबूर हैं, या जो भी कारण है, कल सुबह फिर हम बात करेंगे कि कांग्रेस में फिर से क्या हो रहा है, जदयू में क्या हो रहा है, राजद में क्या हो रहा है, बिहार सेंट्रिक बात करेंगे। लेकिन सवाल यही है, सीमा जी ने याद दिलाया, शिवा जी ने वीटो लगाया, और तब आज हम लोग, आज तक हम लोगों ने भी स्पेशली उमर खालिद और शर्जील इमाम पे कोई प्रोग्राम नहीं किया था, कोई बातचीत नहीं की थी। हालांकि धन्यवाद जी, सीमा का धन्यवाद करना चाहिए
जी सीमा का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने मुझे भी फोन किया, और मैं भी हमेशा पिछले 7-8 साल से हर एक 15 दिन में कम से कम या 20 दिन में एक लेख तो मैं उमर खालिद, उर्फी शाह, इन तमाम लोगों के बारे में जरूर लिखता हूँ। और ये मैं, क्योंकि मेरे मन में बहुत दुख है जी, हाँ जी, मेरे मन में बहुत दुख है। और मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जो ये बीजेपी जो कर रही है वो तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो लोग जो हम लोगों को एक नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव बनाना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड नहीं है, और वो बहुत दुख है उसका। और हमारे देश में ये सिचुएशन हो गई है, जो कि मैं कई बार कहता हूँ कि घर घर में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो तो ज्यादा अच्छा। घर घर में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो तो ज्यादा अच्छा। ये हमारे काउंटर नैरेटिव की, इंटेलिजेंसिया की और पॉलिटिकल पार्टीज की एक नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव इसके आधार पर चल रही है। अमित सर एक लाइन सर, संजीव सर एक लाइन अमित सर की बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक लाइन में बोलना चाहूंगा सर मैं। सर जो बात कर रहे हैं कि काउंटर, जो विपक्ष के लोग हैं, यानी जो ह्यूमन राइट्स पे बात करने वाले लोग हैं, या जो ऐसे तमाम लोग हैं जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो एक्चुअली 5 स्टार एक्टिविज्म पे भरोसा करते हैं या फिर 5 स्टार प्रोग्राम्स पे भरोसा करते हैं। अब मेरे जैसा एक आदमी जो जेब से कंगाल है, अगर वो चाहे कि मैं दिल्ली से प्रोफेसर अपूर्वानंद को बुलवा लूं और यहाँ पे उमर खालिद पे बात हो जाए, तो मुझे अपूर्वानंद के लिए फ्लाइट की टिकट और पटना से फिर मुंगेर बुलवाना, और फिर उनके लिए जो है वो पूरा वीवीआईपी प्रोटोकॉल ही मतलब अवेलेबल कराने में 50-60 हजार रुपए का बजट है, जो मेरे हिसाब से मतलब मेरी कैपेसिटी से बाहर है, तो मैं नहीं करवा सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ जो है, आप जो दूसरे लोग हैं जो दक्षिणपंथी धारा के लोग हैं, आप उनको बुला लीजिए, वो जनरल डब्बे में बैठ करके चले आएंगे, अपने खर्चे से चले आएंगे, और वो किसी के घर पे भी दाल रोटी खा के खटिया बिछा के सो जाएंगे। तो ये एक बड़ा फेलियर है हमारा सर। अमित सर भी मेरे ख्याल से इस बात को इंडोर्स करेंगे। ये थोड़ा सा मैं फील करता हूँ सर इससे। असली साकिर भाई, असली तो जड़ तो उन्होंने वही कह दी ना भाई, कि जहाँ पे हम पैसे खर्च करके मैगजीन नहीं खरीदना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो जिसकी भी किताब है वो एक कॉपी हमें मुफ्त दे दे, और वो हमारा हक बनता है। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में देखा है कि बहुत सारे लोग जो उनको जो अलाउंस मिलता था अखबार और मैगजीन के लिए, तो उसको वो सैलरी का पार्ट समझ कर वो मैगजीन अखबार नहीं खरीदते थे। बहुत कम लोगों को मैंने देखा कि उसका इस्तेमाल जो है उसमें करते। तो ये जो कल्चर है ना, ये कल्चर कि हम अपना कंफर्ट नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, ये खतरनाक है। बिल्कुल। और जिसकी बात सकेब आप कह रहे हैं, वो कमिटेड तौर पे पिछले 100 साल से हिंदू राष्ट्र लाने के लिए काम कर रहे हैं, और जो दूसरा समूह है वो अपने उसकी बात हम लोगों ने अभी कर ही ली। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे अभी जुड़े, अमित सर, सीमा जी, विनय जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे, हम लोग अक्सर बात करते ऐसे रहते हैं उमर खालिद और सरजील इमाम की, लेकिन ये पहला प्रोग्राम था जो हम उन पर केंद्रित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल सुबह 11 बजे।